Hello, my lovely listeners out there. This is ARK representing Anakinine here. All फटाफट से कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इंसॉल्वेंसी लिक्विडेशन पार्ट फर्स्ट में चैप्टर नंबर 2 का सेकंड पार्ट कर रहा हूं. ध्यान से सुनना. सुनो, जितना भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स है ना इस सेक्टर का बहुत ही इजीएस्ट वे में कंप्लीट करवा दूंगा. सो अटेंशन के साथ पढ़ना, ठीक है. रेगुलेशन 3, रेगुलेशन 4, रेगुलेशन 5 क्या कहता है एंड फिंगर्स पे याद होंगे आपको. आई एश्योर यू. थोड़ा सा ध्यान देना. ऑलराइट, थोड़ा सा ध्यान देना और इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ध्यान से, ठीक है. आइए ध्यान से. एंड याद देखिएगा, एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स भी इसे देख सकते हैं. सो ऐसा कोई एतराज वाली बात नहीं, क्योंकि वही रेगुलेशंस की बात कर रहा हूं जो ऑफ कोर्स एग्जीक्यूटिव में एप्लीकेबल है, फाइनल में भी एप्लीकेबल है, कोई अलग नहीं है. ऑलराइट, चलिए फटाफट सीखते हैं. देखिए, अब यहां हम बात करें ट्रिगर पॉइंट अंडर टेक ओवर रेगुलेशंस. ट्रिगर पॉइंट, ट्रिगर पॉइंट, ट्रिगर पॉइंट कैसे क्या होगा पहले सुनना ध्यान से. देखो ध्यान सुनो, लैंग्वेज पे बाद में जाएंगे, पहले एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ लेते हैं. कहता है जी कोई इंडिविजुअल या अलोंग विद पीएससी. कौन है ये लोग? एक्वायरर हैं. ये लोग कौन है? एक्वायरर. और मैं उम्मीद कर रहा हूं बेसिक क्लास आप लोगों ने पहले ले लिया है. बेसिक क्लास से पहले वाला ले लिया है, जिसमें मैंने बेसिक बातें बता दी. एक्वायरर कौन है, टारगेट कंपनी कौन है. सो उम्मीद कर रहा हूं आगे तुम यहाँ बेसिक क्लास देख चुके होगे. जिसको नहीं मिला है ऊपर जाके आई बटन पे क्लिक करना, मिल जाएगा. सुनो ध्यान से. एक्वायरर अकेला इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, ऑफ कोर्स हो सकती है, नेचुरल पर्सन हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है. एक्वायरर अलोंग विद पीएससी. पीएससी का मतलब पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट. पर्सन एक्टिंग कंसर्ट मतलब यार, पर्सन एक्टिंग कंसर्ट का मतलब सिंपल सी समझना. इंटेंशन क्या है? दो लोगों की मिलकर. हो सकता है दोनों अलग है, दो इंडिविजुअल अलग अलग है. ओके देखो समझो ना, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी दोनों भाई हैं, लेकिन दोनों सेपरेटली काम कर रहे हैं. लेकिन जिस कंपनी को वो शेयर्स एक्वायर कर रहे हैं, जिस कंपनी शेयर एक्वायर कर रहे हैं, दोनों का इंटेंशन मिलकर एक्वायर करने का है. बात पकड़ में आ रहा है? तो कह रहे हैं इंडिविजुअल या फिर अलोंग विद पीएससी. एक्वायरिंग शेयर्स किसके? टारगेट कंपनी के. कह रहा है एक्वायरिंग शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी. ध्यान सुनना, एक्वायरिंग शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी. ध्यान से सुनना. रेगुलेशन 3 एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, मजा आ जाएगा. तुम ध्यान सुनना बस. क्या कह रहा है? इंडिविजुअल अकेला या फिर अलोंग विद द पीएससी एक्वायरिंग शेयर्स और वोटिंग राइट्स. एक्वायरिंग शेयर्स और वोटिंग राइट्स. एक्वायरिंग शेयर्स और वोटिंग राइट्स. शेयर्स का मतलब यहाँ पे क्या है? इक्विटी शेयर्स से है. याद रखिएगा, इक्विटी शेयर्स से है. किसके? टारगेट कंपनी के. अब ये कह रहा है क्या मतलब, ऐसा क्या होने वाला है समझना. कह रहा है एंटाइटल हिम और देम. ऑफ कोर्स अकेला हो सकता है या फिर अगर पीएससी 25% और मोर. 25% और मोर. सपोज करो एक बार के लिए टारगेट कंपनी के अंदर उसके पास पहले से ही 20% शेयर्स हैं, और फर्दर वो अगर एक्वायर करता है इंडिविजुअल अलोंग विद पीएससी या अकेला ही इंडिविजुअल, जिससे उसकी शेयर होल्डिंग टारगेट कंपनी में शेयर्स या वोटिंग राइट्स उसके बन जाते हैं 25% और मोर. क्या कह रहा है? 25% और मोर. वोटिंग राइट्स या शेयर्स, दोनों बातें. वोटिंग राइट्स या फिर उस टारगेट कंपनी में उसके शेयर्स. शेयर्स याद रहेगा, शेयर्स कितना? 25% और मोर. जैसे पहले से ही 20% था और एक्वायर करना चाहता है, और जितना कर रहा है उससे उसकी एंटाइटलमेंट 25% और मोर हो जाती है. बट लेस देन 75%. लेस देन 75%. आप लोगों को अच्छे से पता होगा एससीआरए के अंदर, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि लिस्टेड एंटिटीज को मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% रखनी मैंडेटरी है. बताया था आप लोगों को भी इससे पहले क्लास में, ठीक है. तो यहां पर जरूरी क्या है कि 25% और मोर, बट लेस देन 75%. क्योंकि लेस देन का मतलब कि जो रेस्ट ऑफ द 25% है, 100% में से अगर हम देखेंगे लेस देन कितना? 25%. तो भैया पब्लिक शेयर होल्डिंग मैंडेटरी है. पब्लिक शेयर होल्डिंग मैंडेटरी है, ये तो हम जानते हैं अच्छे से, एससीआर रूल्स में लिखा है. अच्छा, तो कह रहा है जी कितना? 75%. तो बिटवीन कितना होगा? 25% से 75%. मतलब अगर एक्वायरर इंडिविजुअल, जब ये वर्ड यूज करेंगे, इंडिविजुअल अलोंग विद पीएससी क्या कर रहा है? एक्वायर कर रहा है शेयर्स और वोटिंग राइट्स ऑफ टारगेट कंपनी विच एंटाइटल हिम और देम 25% और मोर. तो 25% और मोर का मतलब यहां पर ट्रिगर अट्रैक्ट हो जाएगा. ट्रिगर का मतलब यह है कि भाई अगर तुझे 25% और उससे ज्यादा शेयर्स या वोटिंग राइट्स, वापस बोलो, शेयर्स और वोटिंग राइट्स अगर एक्वायर करने हैं, तो यू हैव टू मेक व्हाट? पब्लिक अनाउंसमेंट फॉर ओपन ऑफर. फॉर पब्लिक अनाउंसमेंट फॉर ओपन ऑफर किसको देना पड़ेगा? टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स को. टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स को ओपन ऑफर देना पड़ेगा. सर बाद में दे दूं? ऑफ कोर्स नॉट, पहले देना पड़ेगा. अगर एक्वायरर अलोंग विद पीएससी 25% और मोर
उसके शेयर्स या वोटिंग राइट्स की एंटाइटलमेंट आती है तो इससे पहले एक पब्लिक अनाउंसमेंट कीजिएगा, प्रोवाइडेड मैंने कहा जैसा कि लेस देन 75%, मतलब मैक्सिमम नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग। मैक्सिमम किस पे देखेंगे, ऐसा लगेगा टोटल पेड अप शेयर कैपिटल। जैसे कंपनी का 100 रुपया अगर पेड अप शेयर कैपिटल है तो उसमें 75% मैक्सिमम हो सकता है नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग। रेस्ट ऑफ द 25 रुपीज याद रखिएगा पब्लिक शेयर होल्डिंग होना मैंडेटरी है, ये एससीआरए रूल्स में लिखा है। पब्लिक सेक्टर अगर कंपनी अंडरटेकिंग होती, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग 10% है। याद रखिएगा कितना है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए, 10%। अगर ये बाय चांस एक्विजिशन करके 75% से ज्यादा हो जाता है तो सेबी कहता है भाई 12 महीने के अंदर अंदर इसे कम कीजिएगा। कम का मतलब सपोज कीजिएगा 75% से ज्यादा हो जाता है 80%, तो 12 महीने के अंदर अंदर उसे 75% आपको लाना मैंडेटरी है, अदरवाइज आपको छोड़ेंगे नहीं मतलब भाई पब्लिक लिस्टिंग की बैंड बच जाएगी। लिस्टिंग मिनिमम क्राइटेरिया रखना जरूरी है, ठीक है। ऑलराइट सर, अच्छा तो पहले बेसिक बात समझ में आया, ये क्लियर एकदम। चलो मैं रेगुलेशन के पर्सपेक्टिव से पहले समझाऊंगा, फिर मॉड्यूल से भी पढ़ाऊंगा, चिंता ना करो, ध्यान से सुन जाओ बस। कहता दैट इज बिटवीन 25% टू 75%। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखे ना, बहुत सारी बातें एक साथ बोलूंगा ताकि तुम्हें समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है। ये रेगुलेशन 3 के अंदर ही चल रहे हैं हम लोग, सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर रेगुलेशन का रेगुलेशन नंबर 3 ही पढ़ा रहा हूं। फिर आता है एक्विजिशन अप टू 5% पर फाइनेंशियल ईयर इज विदाउट पब्लिक अनाउंसमेंट इज परमिसिबल। कितना कह रहा है, अगर एक्विजिशन आप किसका कर रहे हो, शेयर्स या वोटिंग राइट्स, मान लीजिएगा एक्वायरर के पास में, साथ सुनना, 25% से 75% के बीच में ऑलरेडी है, एक एक्वायरर है, उसके पास एक्वायरर है, तो फिर सुनना, लो एक बार जरूर समझो, मिस्टर ए हैं, इनके पास ए लिमिटेड के पहले से ही 25% से मान लीजिएगा 75% के बीच में शेयर होल्डिंग है। अब अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये 5% करते हैं तो इन्हें पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं देना है, इसे हम बोलते हैं क्रीपिंग एक्विजिशन। लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर उन्होंने 6% किया, मतलब मोर देन 5% किया, पब्लिक अनाउंसमेंट दे भाई पहले, मतलब ओपन ऑफर, पब्लिक अनाउंसमेंट करो और ओपन ऑफर टू पब्लिक। ओह माय गॉड सर, और क्या है ध्यान सुनते जाओ। अच्छा, हो सकता है किसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर उन्हें 2% एक बार, फिर 2% एक बार, फिर 1% एक बार, क्या पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन किसी एक ही फाइनेंशियल के अंदर 2% प्लस 2% प्लस 2% प्लस 1%, अब करने जाते हैं 1% और। ओह माय गॉड सर, क्या करें? ऑफ कोर्स देना पड़ेगा ओपन ऑफर, पब्लिक अनाउंसमेंट ओपन ऑफर। मतलब हम देखेंगे 1 अप्रैल टू 31 मार्च, इस पीरियड के अंदर अगर 5% तक अगर क्रीपिंग एक्विजिशन है और उसमें ऑलरेडी होल्डिंग 25% से 75% तक का रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 25% से 75% अगर आपने होल्डिंग कर रखी है और किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर आपने 5% से ज्यादा अगर आपने एक्विजिशन ऑफ शेयर्स या वोटिंग राइट्स एक्वायर करे तो आपको पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा ओपन ऑफर का। याद रहेगा, सिंपल बात है। सर मेरी शेयर होल्डिंग इस कंपनी में ऑलरेडी 20% है, कितनी है? 20%। मैं सर 5% करना चाहता हूं, क्या ओपन ऑफर देना पड़ेगा? आंसर इज यस। ट्रिगर अट्रैक्ट हो गया ना 25% पर, अभी पढ़ाया ना ऊपर, देखो ट्रिगर अट्रैक्ट हो गया। क्या कह रहे हैं? अगर इंडिविजुअल अलॉन्ग विद पीएससी एक्वायरिंग शेयर्स और वोटिंग राइट्स एंटाइटल हिम कितना 25% और मोर, तो यहां ट्रिगर अट्रैक्ट हो गया। सर मेरी शेयर होल्डिंग 15% है और मैं फर्दर 7% एक्वायर करना चाहता हूं, क्या ट्रिगर अट्रैक्ट होगा? ऑफ कोर्स नॉट। बात पकड़ में आ गया। क्रीपिंग एक्विजिशन के लिए भी क्राइटेरिया जो है वो कब है? जब 25% से 75% के बीच में किसी भी मान लीजिएगा शेयर होल्डर का या हम बोलेंगे एक्वायरर का पर्टिकुलरली होल्डिंग है 75% से 75% के बीच में, और वो अगर क्रीपिंग एक्विजिशन करना चाहता है तो पर फाइनेंशियल ईयर 5% तो अलाउड है आपको। लेकिन 5% से ज्यादा किया आपने किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर, जैसे अब यहाँ पे 2%, 2%, 1%, 1% से करके खेल रहे हो, नहीं जी। अगर फाइनेंशियल ईयर में अगर हो गया 5% ज्यादा तो आपको देना पड़ेगा क्या? ओपन ऑफर। सर नहीं दे रहा तो बेटा सेबी पेनल्टी लगा के मार डालेगा, ठीक है। ऑलराइट सर। अच्छा अब देखो क्या कहता है, एट बियॉन्ड 5% रिक्वायर्स पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ ओपन ऑफर। अब मेरा कहना मानकर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि क्विकली आपके एग्जाम के लिए होना चाहिए चैप्टर ऐसा फटाफट देखने वाला।
आई होप ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, नहीं लिया है तो जस्ट कह रहा हूं। आगे चलो, आ जाओ। अब देखो ये बात हमने यहां समझी, क्लियर है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है टेबल में यही एग्जांपल दे रखा है कि प्रमोटर मान लीजिएगा ए है, इसके पास 5000 शेयर्स हैं, 50% इसके पास होल्डिंग है। बी है पार्ट ऑफ पब्लिक जिसके पास 500 शेयर्स हैं, 5% शेयर होल्डिंग है, ठीक है जी। अदर आउट कंसिडरिंग द अदर पब्लिक शेयर होल्डर्स 4500 45%, ठीक है सर। अब क्या हुआ, ऑन अप्रैल 26 21 इफ बी वर टू एक्वायर 2000 शेयर्स ऑलराइट बाय वे ऑफ शेयर परचेज एग्रीमेंट। बी क्या कर रहा है, शेयर परचेज एग्रीमेंट के थ्रू 2000 शेयर्स कंपनी के ले लेता है। किससे ले रहा है, विद ए। द प्रमोटर हिज होल्डिंग वुड इंक्रीज 2500। कैसे बन जाएगा, क्योंकि बी का प्लस 2000 तो कितना हो गया यहाँ पर उसका प्लस 2000, शेयर होल्डिंग कितना पहुंच गया 25%। क्या वो कर सकता है, अब प्रॉब्लम क्या जाएगा, 25% ट्रिगर अट्रैक्ट हो गया, तो ट्रिगर अट्रैक्ट हो गया तो क्या करना पड़ेगा, अनाउंसमेंट ओपन ऑफर का। नाउ which would be 25% voting of the company and he would therefore require under section regulation 3 subsection 1 be under an obligation to make an announcement in accordance with the SAST regulation. He can proceed with the regulation only by giving the public announcement of the making offer. Of course, मतलब पहले ना जाके सीधा मत ले लेना 2000 शेयर्स, शेयर परचेज एग्रीमेंट के अंदर 2000 शेयर मत ले लेना, पहले जाके पब्लिक अनाउंसमेंट कर ओपन ऑफर का, याद रहेगा, सिंपल बात एकदम। ऑलराइट सर, आप देखो फिर आता है रेगुलेशन 3 रेगुलेशन 2। इसी में क्रीपिंग एक्विजिशन आ जाएगा आपका, जो आपके हम समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये बात याद रखिएगा कि जो 25% 75% के बीच में अगर है और आप अगर मान लीजिएगा क्या करना चाहते हैं, यू नो व्हाट 5% तक करना चाहते हैं, 25% से 75% बीच में है और 5% पर फाइनेंशियल ईयर आपको अलाउड है। बट अगर 5% से ज्यादा किया, 5% से ज्यादा किया, याद रखना भाई, तुम गलती मत कर देना एग्जाम में, 5% से ज्यादा किया तो फिर भाई अगेन पब्लिक अनाउंसमेंट और ओपन ऑफर, याद रहेगा। चलो आगे देखते हैं फर्दर। ऑलराइट चलिए, तो सिंपल है, अगर 25% से 75% के बीच में है तो आपको याद रखिएगा पर फाइनेंशियल ईयर 5% तो अलाउड है, लेकिन 5% से ज्यादा कर रहे हैं तो आपको पहले क्या करना, पहले करना पड़ेगा पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ ओपन ऑफर। इट्स कॉल्ड क्रीपिंग एक्विजिशन। ऑलराइट चलिए, और इसमें हम जाके देखेंगे। अब देखो एक और चीज इंपॉर्टेंट है ये वाली, आओ रेगुलेशन रेगुलेशन 2 के अंदर ध्यान से देखते हैं। देखो further stipulate that the acquired shall not enter into any share purchase agreement or acquire such number of shares which when taken together shares already held by him along with the PAC would take the aggregate shareholding of the acquirer and PAC beyond the maximum permissible limits of non-public shareholding which is normally 75% of the total paid share capital of the company। अब दो बातें और इंपॉर्टेंट सीख लो पहले। देखो यहां पर एक बात है कि हम कह रहे हैं एक्वायरर और एंड along with PAC पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न, इनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है और इन्होंने एक्विजिशन कर लिया, शेयर परचेज एग्रीमेंट के थ्रू कर लिया। मान लो कंपनी के ही शेयर होल्डर ने दूसरे शेयर होल्डर से, मेजॉरिटी शेयर होल्डर जिसके पास मेजॉरिटी शेयर्स थे उससे खरीद लिया। अब उसकी अगर एंटाइटलमेंट भी, दो बातें याद रखना, 75% से एक तो पहले ज्यादा बियॉन्ड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर मान लो मिलके खरीदा तब तो पता लगा एंटाइटलमेंट 25 टच नहीं कर रही, इंडिविजुअली अगर कैलकुलेट करें तो 25% टच कर रही है। कैसे कर रही है देखो, ध्यान सुनो। एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, याद रखना, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से देखो, आप देखो यहां करा ए प्रमोटर अलॉन्ग विद PAC पर्संस बिलोंगिंग टू द ग्रुप ऑफ प्रमोटर्स 5000 शेयर्स हैं, 50% होल्डिंग है, ठीक है सर। अदर जो है वो कह रहा है 5000 शेयर्स है, 50% हो गया, ये टोटल हो गया हमारा 100%, ठीक है। अब ध्यान सुनना, इफ अबव एग्जांपल इफ ए हु इज होल्डिंग 50% ऑफ वोटिंग राइट्स इन द कंपनी व्हिच हैज बीन एक्वायर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द SEBI regulations, takeover regulations, he can acquire another 5% of voting rights in the financial year beginning 1st April 2021। क्योंकि यहां पर तो प्रॉब्लम नहीं है, 25 से 75 के परसेंट के बीच में है तो आप 5% पर फाइनेंशियल ईयर कर सकते हो, इसके लिए पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं देनी है। This acquisition can be done either by himself or by the other member of the promoter group or partially by him or partially by the other member of the promoter group. Any acquisition beyond 5% of the target company can be made only after making the public announcement। ये बात याद रहेगा, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। अब आगे की कहानी सुनो, इसी एग्जांपल को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं।
ध्यान सुनना, कहता है एज पर रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 3 सेबी टेक ओवर रेगुलेशंस व्हेन एनी पर्सन एंटिटी एक्वायर्स शेयर्स इफ इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग ऑफ एन एक्वायरर पोस्ट सच एक्विजिशन एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड 25%, ऑफ कोर्स ठीक है, और क्रीपिंग एक्विजिशन लिमिट 5% इन अ फाइनेंशियल ईयर। रेगुलेशन सब रेगुलेशन 2, सब रेगुलेशन 2 में क्रीपिंग एक्विजिशन आ गया, ध्यान से रुकना, ट्रिगर जो हो रहा है सब रेगुलेशन 1 में, रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 में ट्रिगर हो रहा है 25% और मोर, ठीक है। और दूसरी बात, सब रेगुलेशन 2 के अंदर क्रीपिंग एक्विजिशन 5% तक अलाउड है, बियॉन्ड दैट, बियॉन्ड मतलब 5% ज्यादा पब्लिक अनाउंसमेंट रिक्वायरमेंट आ गई। अब देखो यहाँ पे, दैट पर्सन और इंडिविजुअल एंटिटी वुड बी अंडर एन ऑब्लिगेशन टू मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ एन ओपन ऑफर irrespective of aggregate shareholding of the such an individual or entity or person acting concerned with him. This condition be best understood with this example. आज एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। पेड अप शेयर कैपिटल मान लीजिएगा लिमिटेड की 10,000 है 1 अप्रैल 2014 को, प्रमोटर ने 40,000 होल्ड किए हुए हैं, मतलब 40% हम मान लेते हैं इसको यहाँ पर। प्रमोटर कंप्राइजेस ऑफ 3 प्रमोटर्स, प्रमोटर मिला के 3 है यहाँ पर, एक हो गया हमारा ए जिसके पास 2200 है, बी के पास 1500 है एंड सी के पास 300 है, 33%। ऐसे अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो हम कितना बोले इनको, 40%, ठीक है। ऑल राइट सर, अब देखो क्लियर हो रहा है, ए प्लस बी प्रमोटर्स मिला के टोटल कितना आ गया हमारे पास 4000 इज इक्वल टू मतलब 40%, क्लियर एकदम। अब ध्यान से सुनना क्या होने वाला है, कहता है अगर देखें वुड बी ट्रिगर यूजिंग द मेथड ऑफ एन्यूमरेटेड इन पेजेस। अगर मान लीजिएगा, ध्यान सुनना इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कहता है इनको कितना दिया जा रहा है, कंपनी मेक्स ए प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ 800 टू ए एज अ रिजल्ट ऑफ विच पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग, ए का शेयर होल्डिंग कितना हो गया 33,000। अगर देखा जाए अकेले ए का कितना हो गया 3,000, क्योंकि उसके पास 2200 पहले से थे, ए के पास 2200 पहले से थे, लेकिन हम इसे प्रमोटर ग्रुप बोल रहे हैं। प्रमोटर ग्रुप टोटल हमने 4,000 देखा शेयर्स, कंपनी ने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया, ए को ही किया और ए ने उसमें से मिले ए को 800, तो टोटल उसका कितना होगा 3000। अच्छा सर, अब देखो ध्यान से, तो अगर हम देखें टोटल कितना प्रमोटर के पास होल्डिंग आ गया, 4000 पहले का था प्लस 800 ए को मिला, और तो 4800 डिवाइडेड बाय टोटल शेयर कितने हो गए, टोटल शेयर्स कितने हो गए 10,800। इसका कितना परसेंटेज दे तो रखा नीचे यार, हम वैसी मेहनत कर रहे हैं, देखो माइनस जो की थी, मतलब 44.44% उनकी परसेंटेज आ गई। कितना इंक्रीज हुआ 4.4%, 4.44%। मतलब अगर देखा जाए तो सर क्रीपिंग एक्विजिशन तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, 25% से 75% के बीच में हुआ और 4.44% ये क्रीपिंग तो हो गया। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है, वो ये आ गई कि भाई since the acquisition by all promoted together does not exceed 5% in a financial year, there is no trigger. Of course, क्यों ट्रिगर तो नहीं है, लेकिन however we need to check what would be the post issue shareholding of A। ये A चुपचाप क्या कर रहा है, देखो अलॉटी who is currently holding 22%, उसका 22% था, उसको 800 शेयर्स और मिल गया, तो 800 शेयर्स और मिला तो देखो कितना हो गया, वो कितना आया, capital of the company respect of the fully expanded capital which works out 3,000 shares divided by 10,800, 27.7%। मतलब भाई ट्रिगर तो लग गया तेरे पे, ए बात पकड़ में आ रहा है, इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में आ सकता है। आप जजमेंट ऐसे मत लगा जाना क्वेश्चन में कराओ कि बोला ठीक है टोटल कितना 10,000 था, बोला 800 आ गया, डिवाइडेड बाय बोला किया और 4,000 डिवाइडेड बाय 10,000, बोला हाँ 4.44% आ गया, बोला नहीं ट्रिगर नहीं हुआ, मतलब ओपन ऑफर नहीं देना है। अरे नहीं, ये भी चेक करना कि इंडिविजुअली ए का कितना बढ़ गया, अब 27.77%, मतलब रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1, मतलब ट्रिगर अट्रैक्ट हो गई, 25% और मोर एंटाइटलमेंट आ गई ए की, तो देना पड़ेगा ओपन ऑफर। याद रहेगा पब्लिक अनाउंसमेंट का करना पड़ेगा भाई, पहले पब्लिक अनाउंसमेंट कर, फिर मिलेगा तेरे को 800 प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का शेयर्स। चलो आगे देखते हैं, देखो any acquisition of shares made by the promoters of the target company in an open offer made by them to the dissenting shareholder of the person to the existing offer। इसको ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें तुम गड़बड़ मत करना एग्जाम के अंदर। देखो पहले ध्यान सुनो क्या हुआ, एक सिचुएशन बता रहा हूं, मान लो प्रोस्पेक्टस इशू किया, प्रोस्पेक्टस इशू करके फंड रेज किया, प्रोस्पेक्टस इशू किया और फिर उसके बाद में फंड रेज किया। अब जिस ऑब्जेक्ट को
कैरी करने के लिए हमने फंड रेज किया था, कंपनी उस ऑब्जेक्ट को कैरी नहीं करना चाहती है। क्या कह रहे हैं सर, प्रोस्पेक्टस के थ्रू हमने जो फंड रेज किया था जिस ऑब्जेक्ट के लिए, कंपनी चाहती नहीं कि उस ऑब्जेक्ट को हम कैरी कर रहे हैं। बोला अच्छा आप क्या करें, आपको पता होगा जनरली मैं थोड़ी सी बात बता दूं, इसके लिए कंपनी स्पेशल इशू पास करती है और कंपनी अब अपना ऑब्जेक्ट चेंज करना चाहती है। लेकिन अब मान लीजिएगा जो डिसेंडिंग शेयर होल्डर है उन्होंने तो उस प्रोजेक्ट पर पैसा दिया था जिस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आपने प्रोस्पेक्टस में हमें ऑब्जेक्ट बताया था कि कंपनी का ये ऑब्जेक्ट होगा। तो ये लोग हो गए डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। अब अगर डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स के शेयर्स प्रमोटर या वो शेयर्स होल्डर जो कंट्रोल कर रहे हैं कंपनी को, वो अगर उनके डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स के शेयर्स ले लेते हैं तो वो एक्विजिशन की कैटेगरी में फॉल नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना, एग्जाम में मत लिखाना कि नहीं ट्रिगर लग गया वो लग गया, ध्यान रखना इस बात का। देखो आओ, wants to change the object of the issue from the stated object in prospectus, seek the approval of the shareholder for the same. In the case there are a dissenting shareholder, the promoter and the person in control of the company need to give an exit offer to these shareholder. Such acquisition made pursuant to the open अरे यार हट जा, ऑफर शैल बी exempt फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ मेकिंग ओपन ऑफर। एग्जाम में ध्यान रखना इस बात का, अगर बाई चांस सिचुएशन देता है तो आप केस में ध्यान से देखना कि अगर वो ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज कर दिया है और उसके बाद में कंपनी ने एसआर पास कर लिया है और अब जो है प्रमोटर डिसेंटिंग शेयरहोल्डर्स को या पर्सन कंट्रोल, ये डिसेंटिंग शेयरहोल्डर्स को, प्रमोटर और पर्सन कंट्रोल डिसेंटिंग शेयरहोल्डर्स को एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और उनका शेयर्स ले रहे हैं, तो वहां ट्रिगर मत खेलने लग जाना, वहां ओपन ऑफर नहीं देना है, ठीक है। फिर 4 आता है एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल, कहता है एक्वायरर शैल मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ ओपन ऑफर फॉर एक्वायरिंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी इन केस ही शी एक्वायर्स कंट्रोल ऑफ द टारगेट कंपनी इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दोनों बातें कह रहा है, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सर कैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ऐसा ज्यूम करो कंपनी ए लिमिटेड है और बी लिमिटेड, ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी, बी लिमिटेड मान लीजिए सब्सिडरी कंपनी और ये सी। तो यहां पर ध्यान से रखना, अगर ये एक्विजिशन में ए लिमिटेड थ्रू द सब्सिडरी एक सब्सटेंशियल मतलब एक्विजिशन कंट्रोल करना चाहता, मतलब शेयर्स एक्वायर कर रहा है या वोटिंग राइट्स, शेयर्स या वोटिंग राइट्स सीआर इसके कंट्रोल कर रहा है, तो ये थ्रू डायरेक्टली ए लिमिटेड ना करके किससे कर रहा है, बी से, बी के थ्रू कर रहा है। इसे क्या बोल रहे हैं, इनडायरेक्ट एक्विजिशन, याद रहेगा। Indirect acquisition of shares or control, ध्यान सुनते जाना। Takeover regulations said that any acquisition of shares or voting rights in any company, other entity or control over any company or any other entity which enables a person or persons acting in consent with him to exercise direct, यहाँ से हाईलाइट करो, exercise or direct exercise of percentage of voting rights or control over target company, the acquisition of which would otherwise attract the obligation to make a public announcement। अब यहां पे भी ये बात कह रहे हैं, देखो इट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्विजिशन। इनडायरेक्ट एक्विजिशन यही समझाने की कोशिश कर रहे थे, इनडायरेक्ट एक्विजिशन कि भैया अगर बी के थ्रू कर रहा है सी को, तो बेटा ए जो डायरेक्शन सी को दे बी को देगा, बी से वो किससे कंट्रोल करवाएगा, सी को। तो कंट्रोल अगर इनडायरेक्टली भी किया जा रहा है तो वो भी एक्विजिशन की कैटेगरी में आएगा और ए लिमिटेड को उसके लिए भी याद रखिएगा, अगर ऐसा होता है तो ओपन ऑफर देना पड़ेगा। मैंने सन फार्मास्यूटिकल याद रखिएगा, सन फार्मा कंपनी, सन फार्मा के बारे में भी एग्जांपल देके समझा रखा है पहले, उनकी कंपनीज में ऐसा ही किया गया है। ऑलराइट, आई होप ये बात पर यहाँ पे क्लियर होगी। मेनली ये जो समझाया है इसमें कोई गलती मत करना। आगे चलो, थोड़ा चलो 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 चलो। अब देखो डीलिस्टिंग एंड टेक ओवर रेगुलेशंस, अब ध्यान से समझना, दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात ये कि जब आप जा रहे हैं एक्वायर कर रहे हैं तो 75% यहां पर जो क्राइटेरिया दिया गया है, मतलब मिनिमम 25% आपको मेंटेन रखना होगा, जिसे हम बोलते हैं पब्लिक शेयर होल्डिंग, वो मैंडेटरी लिस्टिंग के पर्पस। बट मान लीजिएगा जो एक्वायरर है उसका इंटेंशन ही यही है कि वो कंपनी को डिलिस्ट करना चाहता है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि वो जब पब्लिक अनाउंसमेंट कर रहा है यहां पर ओपन ऑफर का, उस अनाउंसमेंट में प्लस जब वो 5 दिन के अंदर अंदर डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट देगा, दोनों बातें याद रखिएगा, एक तो पब्लिक अनाउंसमेंट और एक होगा डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट। उस टाइम पर उसके लिए मैंडेटरी है कि वो अपनी इंटेंशन को मेंशन करे कि यस आई वांट टू डिलिस्ट द कंपनी। इसके लिए याद रखिएगा फिर यहाँ पर प्रोविजन थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे। डिलिस्ट का मतलब यहाँ पर यह है कि उसे यहाँ पे 75% ज्यादा और 90% तक उसे अचीव करना होगा, मोर देन 75%, और हम ये कह सकते हैं 90% ही। अब देखो यहां पर तो बात सेम बोल रखा है जो मैं आपको तुमको बोल रहा हूं,
कि अगर ऐसा होता है कि आपकी जो नॉन परमिसिबल मैक्सिमम नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग जो है, मैक्सिमम नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग जो है वो कितना है 75%। इससे ज्यादा हो गया तो SCRA कहता है, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन के अंदर साफ साफ लिखा है रूल नंबर 19 को अगर ध्यान से देखेंगे 1919A को, तो कह रहा है कि 12 महीने का समय दिया जाएगा और आप क्या करें इसको ड्रॉप डाउन, मतलब 75% से ज्यादा हो गया तो 12 महीने में से ड्रॉप डाउन करें 75% तक लेकर आए। ठीक है, ऑलराइट सर, अभी समझाते हैं, देखो आगे भी है। ऑलराइट, देखो यहां पर आओ शेड्यूल में देखो फटाफट से आ जाओ। कहता है शेयर्स एक्सेप्टेड इन ओपन ऑफर बाय द एक्वायर टेकन टुगेदर विद द शेयर्स हेल्ड बाय हिम अलोंग विद द पर्सन PAC which exceeds 75% or maximum permissible non-public shareholding. The acquirer required to bring down the non-public shareholding to the level का मतलब यहाँ पे कितना है 75% तक लेके आ भाई। अब विदिन अ पीरियड ऑफ, जितना पीरियड कितना बता गया, पीरियड है 12 महीने का, 12 मंथ्स के अंदर। Acquirer whose shareholding exceed the maximum permissible non-public shareholding following an open offer shall not be eligible to make a voluntary delisting of an open offer। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ध्यान सुनने इसमें दो बातें याद रखिएगा। पहले ये एक रूल है कि मान लीजिए 75% से ज्यादा निकल गया, ठीक है, बोला ठीक है, बोला ठीक है, बोले निकल गया ना कोई बात नहीं, मैं डिलिस्ट कर लेता हूं, ऐसा नहीं चलेगा। रूल में क्या लिखा है कि अगर ऐसा होता है कि अगर आपने पब्लिक अनाउंसमेंट में या डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट के अंदर अगर एक्वायरर ने अपनी इंटेंशन, उसकी इंटेंशन क्या है, डिलिस्ट कर देना कंपनी को, अगर वो इंटेंशन को जाहिर नहीं करता है, वो एक्सप्रेस नहीं करता है, और हुआ ये कॉन्सिक्वेंस कि 75% से ज्यादा हो गया उसका क्या होल्डिंग, अब ऐसे में 12 महीने के अंदर अंदर उसे कम करना पड़ेगा। बोले ठीक है सर, 12 महीने के बाद ही याद रखिएगा डिलिस्ट कर सकता है, उससे पहले डिलिस्ट नहीं करेगा। अब देखो यहाँ पे रेगुलेशन 2009 कहता है यहाँ पे सेबी डिलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स रेगुलेशन 2009 अनलेस अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स हैज elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द ऑफर पीरियड। तो मतलब यहां पर यह है कि ऑफर पीरियड के एक्सपायर होने के 12 महीने बाद आपको कम तो करना ही करना है, वो 12 महीने एक्सपायर होने के बाद डिलिस्ट करोगे। इसके लिए एक इन्होंने रेगुलेशन 5A ऐड कर दिया ताकि ये समस्या का समाधान हो जाए। बात समझना कैसे, कहता है टेक ओवर रेगुलेशन हैव however been recently amended as per regulation 5A acquiring who declares his intention to delist the company at the time of making the detailed public announcement, delist the company in accordance with the SEBI delisting regulation 2009 immediately without waiting for the 12 महीने का पीरियड। समझ में आ रहा है, विदाउट वेटिंग 12 महीने का पीरियड, इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये 5A में आया, सर मैंने तो बताया नहीं, तो बेटा अब लगेगा 12 महीने का पीरियड। तो इसलिए डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट और डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट के टाइम पर ही अपने इंटेंशन को जाहिर कर दीजिएगा कि मैं डिलिस्ट करना चाहता हूं। अगर नहीं जाहिर किया तो फिर 12 महीने के अंदर कम करो, और ऑफर पीरियड जो आपने दिया था, ऑफर एक्सपायर होने से 12 महीने तक वेट करना पड़ेगा। डिलिस्टिंग ऑफर, आ जाओ बेटा फटाफट आ जाओ। 5A क्या कहता है, इन द इवेंट एक्वायरर मेक्स अ पब्लिक अनाउंसमेंट ओपन ऑफर फॉर एक्वायरिंग शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी as per 3, 4, 5, he may delist the company in accordance with the provision of SEBI delisting regulation 2009. Acquirer shall have declared the upfront मतलब in advance his intention to so delist at the time of making a detailed public announcement and subsequent declaration of the delisting. All right sir, बता देंगे क्या क्या बातें, और ये अच्छा उसको बात बता मतलब मेंशन करना जरूरी है। क्या क्या रखेंगे बातें, बोला मेन पॉइंट्स क्या रहेंगे। एक्वायरर टू इंटीमेट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, किसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताएगा भाई, सबसे सीधी बात टारगेट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ प्रपोजल फॉर डिलिस्टिंग, फिर इसके लिए बोर्ड क्या करेगा, प्रपोजल प्रिपेयर करेगा। पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ डिलिस्टिंग अगर फेल हो गया तो फाइल ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट विद द सेबी, मिनिमम डिटेल्स ऑफ इंटेंटेटिव शेड्यूल ऑफ एक्टिविटी, competing offer, withdrawal offer, tender, option to the shares in the open offer। ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, देखो बॉम्बे स्वदेशी, ये आ सकता है एग्जाम में, छोटा सा एग्जांपल नोट कर लेना। बॉम्बे स्वदेशी स्टोर्स लिमिटेड पहला ऐसा कंपनी था जिसने डिलिस्टिंग को पहले ही इंटीमेट किया था। आइए बहुत कुछ यहां से आपको
इतना कुछ जो है यहाँ पर, इसका बहुत सारे निचोड़ मैं आपको यहाँ देने वाला हूं, और मेरे साथ यहाँ ध्यान से सीख लीजिएगा, चैप्टर पानी की तरह हो जाएगा। देखो आओ ध्यान सुनना। अब बात करने वाले हैं हम लोग, अरे चल जा यार, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, ठीक है। पहले हम करते हैं वॉलंटरी ओपन ऑफर। अरे आ जाओ, देखो वॉलंटरी ऑफर, वॉलंटरी ऑफर का मतलब यहाँ पे क्या है, एक्वायरर अपनी मर्जी से आ रहा, भैया मैं ही देना चाहता हूं, चिंता ना करो, लेकिन कब, तेरी चाहत का कब इस्तेमाल करेंगे, जब होल्डिंग कितनी होनी चाहिए, 25 से 75% के बीच में। ध्यान सुनो, इंपॉर्टेंट है भी, 25% से 75% के बीच में अगर उसने होल्डिंग किया हुआ है, और हम जैसे कहा पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ वोटिंग राइट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर वॉलंटरी ओपन ऑफर दिया जा सकता है बाय द एक्वायरर। अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन याद रखने हैं। अगर वो वॉलंटरी ओपन ऑफर करता है, देखो समझो, वॉलंटरी ओपन ऑफर करता है तो यहाँ एक बेनिफिट है उसको कि वो 10% एक्विजिशन कर सकता है। जैसे यूजली अगर हम जब ओपन ऑफर कर रहे हैं इनवर्ट फ्रॉम द पब्लिक, जब ट्रिगर अट्रैक्ट हो तो हम 26% पे जा रहे हैं, मतलब 26% लेना मैंडेटरी बन गया, हाय अल्लाह लेना पड़ेगा। लेकिन वॉलंटरी ऑफर के थ्रू अगर आपकी एक्विजिशन 25% 75% के बीच में है तो आप 10% एक्विजिशन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने कोई एक्विजिशन पहले शेयर्स की लास्ट 52 वीक्स में ना करी हो, मतलब इंडिविजुअल ने या पीएससी ने ना कर रखी हो, ये बात जरूरी है। और कूलिंग पीरियड, अगर वॉलंटरी ओपन ऑफर तुम्हारा हो गया, कंप्लीट हो गया, तुमने पब्लिक अनाउंसमेंट कर दिया, ऑलराइट, तो अब कूलिंग पीरियड रहेगा कम से कम 6 महीने का। लेकिन कहता है आफ्टर वॉलंटरी ऑफर 6 मंथ्स एक्सेप्ट वॉलंटरी ऑफर और कॉम्पिटिंग ऑफर। मतलब अगर मान लीजिएगा, तो बहुत सिंपल सी बात में समझ लेना इस बात को, क्या कह रहे हैं, वॉलंटरी ओपन ऑफर किया तुमने, कब कर सकते हो, 25% 75% के बीच में हो, कर दो जाके। 25% 75% बीच में क्या है, शेयर्स ऑलरेडी होल्ड किया हुआ है, वोटिंग राइट्स लेकर बैठे हो, और अब तुम फर्दर करना चाहते हो, मान लो 10% कर रहे हो, मान के लो 10% ही है, ठीक है। अब ऐसे केसेस में कितना बोल रहे हैं, आप कर सकते हैं 10%, प्रोवाइडेड आपने पहले 52 वीक्स के अंदर आपने या फिर पीएससी ने उस कंपनी के शेयर्स एक्वायर नहीं किए हो। बोला ठीक है सर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसको एक्वायर करने के बाद में 6 महीने का लग जाएगा कूलिंग। 6 महीने कूलिंग का मतलब, और किसी भी तरीके से आप अब इसके शेयर्स या वोटिंग राइट्स एक्वायर नहीं करेंगे, एक्सेप्ट वॉलंटरी ओपन ऑफर कर सकते हो, हाँ सर कर सकता हूं, 6 महीने के लिए इंतजार नहीं करना है, या कॉम्पिटिंग ऑफर दे सकते हो। कॉम्पिटिंग ऑफर का मतलब क्या है, जैसे सपोज करो कंपनी ए जो है टारगेट कंपनी है, और बी और सी दोनों ही एक्वायरर हैं, इसने यहां पर ओपन ऑफर निकाल दिया इसके लिए। अच्छा जी, तो पीछे पीछे यहां पर सी ने भी निकाल दिया। सी ने कैसे निकाल दिया, ऐसे समझो कि बी ने अगर निकाला, ये चाहती है एक्वायर करना, अब बी के अगेंस्ट अब सी भी यहां पर दे रहा है, तो क्या कहेगा, कॉम्पिटिंग ऑफर। अब भैया ऐसे में अगर मान लो कोई एक्वायर बेचारा इतने सालों से मेहनत कर रहा है कि कंपनी को एक्वायर करने की, हाँ उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे एक्वायर करता पहुंचा है, और पता लगा बी आगे झटके से सब कुछ ले जाए, ऐसा थोड़ी ना है। तो लॉ कहता है हाँ चिंता मत कर, 6 महीने इंतजार मत करियो, जा कॉम्पिटिंग ऑफर कर दे। याद रहेगा, वॉलंटरी ओपन ऑफर क्लियर है, एकदम छोटी सी बात है। दैट इज नो एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन एनी मोड, मतलब 6 महीने कूलिंग पीरियड जो रहेगा उसमें आप किसी भी तरीके से और एक्विजिशन नहीं करेंगे कि शेयर परचेज एग्रीमेंट से खरीद लिया जाकर या शेयर ओपन मार्केट से खरीद लिए, वो अलाउड नहीं है। आप 6 महीने के लिए सिर्फ और सिर्फ वॉलंटरी ओपन ऑफर अगर चाहते हैं तो, और कॉम्पिटिंग ऑफर कर सकते हैं। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट बात और सुनो ध्यान से, देखो मैं पढ़ा कम रहा हूं बुक के अंदर से, मैं तुम्हें बता ज्यादा रहा हूं क्योंकि तुम्हें याद रह जाए, क्योंकि सब वो बुक ही में आ जाएगा, तुम्हारे मॉड्यूल में ही है सब कुछ। अब देखो एक और बात सुनो सर, अगर ड्यूरिंग दिस 6 पीरियड मंथ, अगर 6 महीने जो आपने कहा कूलिंग है, इसके अंदर मान लीजिएगा अगर कोई बोनस शेयर मिल रहा है तो भी ना लूं, वरना ना बेटा ले ले, वो तो ले ले। ये स्प्लिट हो गई, स्प्लिट हो गया, कंपनी अलग हो गया रहे, उसमें भी अगर मेरे को शेयर्स मिलता है तो वो लूं नहीं लूं, ले ले, वो अलाउड है। बहुत पकड़ मारा, लेकिन और किस तरह से नहीं, ओपन मार्केट से नहीं लेना है जाके, या शेयर परचेज एग्रीमेंट से नहीं खरीदना है, ऐसे नहीं करने देंगे, ठीक है। बोनस मिल रहा है या वॉलंटरी ऑफर करना चाहते हो 6 महीने के अंदर, कूलिंग पीरियड में कर सकते हो, कॉम्पिटिंग ऑफर करना कर सकते हो, बोनस शेयर मिल रहा है ले लीजिएगा, स्प्लिटिंग हो रहा है तो ले लीजिएगा। देखो यहां लिखे हुए भी, याद रहेगा। अब ये जो समझाया है पूरा का पूरा कहानी
वॉलंटरी ओपन ऑफर का, इसका निचोड़ मैंने आपको यहाँ पर रख दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा, ताकि आपके लिए ये चैप्टर, देखो क्योंकि एग्जीक्यूटिव में पढ़ा है ना, इसलिए मैं इसको स्पीड अप कर रहा हूँ थोड़ा सा। एग्जीक्यूटिव में बिल्कुल ही नहीं पढ़ा होता तो बात अलग था, और बेसिक कॉन्सेप्ट से पहले वाले लेक्चर में बताएं थोड़ी से, ठीक है। फिर भी किसी को डाउट रहता है पूछ लेना है, 9 के व्हाट्सएप पर डालना कोई रीजन है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब ये सारी कहानी हो गई, तो भैया अनाउंसमेंट का टाइम आ गया। पब्लिक अनाउंसमेंट, इतनी देर से कहे जा रहे हैं कि पब्लिक अनाउंसमेंट करेंगे, अरे भाई करवाओ, आओ पब्लिक अनाउंसमेंट करते हैं। पब्लिक अनाउंसमेंट देखो यहाँ पे ध्यान से, कहता है एक्वायरर, ध्यान से एक लैंग्वेज पकड़ लो भाई, देखो एक्वायरर बिफोर मेकिंग अ पब्लिक अनाउंसमेंट अपॉइंट मर्चेंट बैंकर, appoint merchant banker, and such merchant banker is not associated with the target company, not associated with the acquirer। इनका ही अगर एसोसिएट निकला फायदा क्या होगा? एसोसिएट का क्राइटेरिया ये है कि अगर मान लीजिएगा मर्चेंट बैंकर अपने आप में कंपनी है और एक्वायरर वो खुद एक अलग कंपनी मान लीजिएगा, या इंडिविजुअल कैपेसिटी में मान लीजिएगा, और मिलकर अगर एक कंपनी सेंस में अगर देखेंगे, कंपनी सेंस में, तो दोनों ने मिलकर, ऐसा समझो जैसे A प्लस B, C में कंपनी A ने और कंपनी B ने C के अंदर अज्यूम कर लेते हैं एक बार के लिए 20, अरे हटो यार, 30% पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, और इन दोनों ने 15% दोनों ने मिलकर इसके अंदर C के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, या किसी प्रोजेक्ट पे पैसा किया हुआ इन्वेस्ट 15%, कम से कम 15%। तो यहां पर उसकी क्या ट्रीट कर रहे हैं हम लोग इस पर्पस के लिए? एसोसिएट, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या किया जाएगा? अपॉइंट करेंगे हम पब्लिक अनाउंसमेंट करने के लिए मर्चेंट बैंकर को। मर्चेंट बैंकर क्या करेगा? एक्वायरर मर्चेंट बैंकर के थ्रू डील को मैनेज करेगा, मतलब अनाउंसमेंट करेगा। तो पहला स्टेप क्या है? बिफोर मेकिंग पब्लिक अनाउंसमेंट अपॉइंट मर्चेंट बैंकर। कौन करेगा? एक्वायरर करेगा। और मर्चेंट बैंकर हमारा एसोसिएट नहीं होना चाहिए, ना ही टारगेट कंपनी का एसोसिएट होना चाहिए, ना ही एक्वायरर का। एक्वायरर थ्रू मर्चेंट बैंकर मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट। पब्लिक अनाउंसमेंट करना है भाई, और ध्यान से सुनते रहना, बहुत सारी बातें यहां कवर कर रहा हूं, तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा पढ़ना। क्या करेगा? एक्वायर थ्रू मर्चेंट बैंकर मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट। ठीक है सर, अनाउंसमेंट कर देंगे। अब ये पब्लिक अनाउंसमेंट जो कर रहे हैं ना, याद रखना, पहले यहां जाओ, इसकी डेट सीख लेते हैं पहले एक बार। पहली बात, दूसरी और तीसरी बात, ध्यान से सुनना बस। जो ये पब्लिक अनाउंसमेंट कर रहा है, पहले में कहता है ऑन द डेट एग्रीइंग टू एक्वायर शेयर्स, वोटिंग राइट्स, कंट्रोल ओवर टारगेट कंपनी एज पर रेगुलेशन 3 and 4। कब करूं पब्लिक अनाउंसमेंट? कहता ऑन द डेट, जिस डेट पर आप एग्री हो गए हैं। मतलब भैया एग्री का मतलब एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो गया है, आज के डेट में साइन कर दिया एग्रीमेंट। अब ये एग्रीमेंट तुमने साइन किया है, अब आज का डेट पर तुमने पहले क्या करना होगा? काम अनाउंसमेंट, पब्लिक अनाउंसमेंट। अभी कुछ खरीदने को नहीं मिलेगा, अभी क्या हुआ? सिर्फ एग्रीमेंट डेट, ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट हम लिखेंगे। तो उस दिन आप रेगुलेशन 3 और 4 के अकॉर्डिंग उस डे पर ही, ऑन द डेट ऑफ एग्रीइंग टू एक्वायर द शेयर्स और वोटिंग राइट्स और कंट्रोल द शेयर्स, ऑलराइट। या फिर दूसरा केस, अगर मान लीजिए मार्केट परचेज कर रहा है ये, इन केस ऑफ मार्केट परचेज, मार्केट से परचेज कर रहा है, कहां से? स्टॉक ब्रोकर से। बिफोर प्लेसिंग द परचेज ऑर्डर विद द स्टॉक ब्रोकर, अगर मान लीजिए ओपन मार्केट से टारगेट कंपनी के शेयर्स परचेज किए जा रहे हैं, तो परचेज ऑर्डर देना पड़ता है किसको? स्टॉक ब्रोकर को। तो स्टॉक ब्रोकर को तुम जिस दिन ऑर्डर परचेज कर रहे हो उससे पहले तुम्हें पब्लिक अनाउंसमेंट करना है। जैसे मान लीजिएगा फॉर से आज मान लीजिएगा, एग्ज्यूम कर लेते हैं एक बार के लिए 20 अप्रैल है, और 21 अप्रैल को आप करेंगे ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो आज 20 को आपको पहले ही करना होगा, याद रहेगा, आपका ऑर्डर प्लेस होने से पहले काम होना चाहिए कि पब्लिक अनाउंसमेंट इस बात का आपका न्यूज़पेपर में चला जाए। ठीक है सर। और तीसरी बात क्या आती है? अगर वॉलंटरी ऑफर है ऑन द सेम डे ऑफ द मेकिंग द वॉलंटरी ऑफर ऑफ द पब्लिक अनाउंसमेंट, जिस दिन वॉलंटरी ऑफर किया जा रहा है सेम डे पब्लिक अनाउंसमेंट करना है आपको, याद रहेगा, सिंपल बात है एकदम। ऑलराइट सर, अब देखो ध्यान से सुनते हैं ना। तो पहला बात किसी का हमने पब्लिक अनाउंसमेंट करना है, उससे सबसे पहले मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट किया, मर्चेंट बैंकर थ्रू आप पब्लिक अनाउंसमेंट करेंगे। और पब्लिक अनाउंसमेंट जो किया जाएगा उसमें डेट देखेंगे, तो हम ऑन द डेट ऑफ एग्रीइंग टू एक्वायर शेयर्स, वोटिंग राइट्स और कंट्रोल ओवर द टारगेट कंपनी, या फिर ओपन मार्केट से परचेज कर रहे हो तो बिफोर प्लेसिंग द परचेज ऑर्डर विद द स्टॉक ब्रोकर। वॉलंटरी ऑफर जिस दिन कर रहे हो उसी दिन आपको देना पड़ेगा क्या? पब्लिक अनाउंसमेंट।
अब ध्यान सुनते हैं ना, जब ये पब्लिक अनाउंसमेंट चला जाएगा उसके बाद आएगा हमारा डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट। डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट आपको विद इन 5 वर्किंग डेज, मतलब आपने पब्लिक अनाउंसमेंट किया सो कहता है नॉट लेटर देन 5 वर्किंग डेज आपको डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट देना जरूरी है। ध्यान सुनते जाओ, कहता डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट नॉट लेटर देन 5 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट, ठीक है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात, विद इन 1 वर्किंग डेज ऑफ द पब्लिक अनाउंसमेंट टू सेबी टारगेट कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस, इसका डिटेल आप भेज देंगे। क्या कह रहे हैं, पब्लिक अनाउंसमेंट का आपको कॉपी लेना है और वो आपको विद इन 1 वर्किंग डे, जैसे आज की तारीख पे आपने पब्लिक अनाउंसमेंट किया उसका एक दिन के अंदर अंदर, मतलब नेक्स्ट डे ही आपको इमीडिएट उसको सेंड कर देना, किसको, सेबी को और टारगेट कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस पर, ठीक है सर। साथ के साथ आप इन जो डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट कर रहे हैं इससे आप डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट नेशनल, डेली, इंग्लिश या हिंदी न्यूज़पेपर में करेंगे, ये याद रखिएगा। प्लस रीजनल लैंग्वेज में वहां जहां पर टारगेट कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है वहां भी कीजिएगा, और साथ के साथ रीजनल लैंग्वेज में जहां पर स्टॉक एक्सचेंजेस, जहां स्टॉक एक्सचेंज का मतलब जहां पर टारगेट कंपनी के शेयर्स लिस्टेड हैं, और उस स्टॉक एक्सचेंज पे कीजिएगा जहां पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम है, वेयर द हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम within 60 days of the target company, within 60 days मतलब जिस दिन आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं उससे पिछला 60 दिन में जहां पर हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम रहा है उस स्टॉक एक्सचेंज में। जैसे मान लीजिएगा, एग्ज्यूम कर लीजिएगा एक बार के लिए कि चंडीगढ़ में जो है वहां सबसे ज्यादा हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम रहा, तो फिर आप वहां पे लोकल लैंग्वेज अगर यूजुअली देखा जाए पंजाबी, तो उसमें आप करेंगे, याद रहेगा, ठीक है सर। दूसरी 2 बातें और इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट के अंदर, वो ये हैं, सेंड ऑल स्टॉक एक्सचेंजेस वेयर द शेयर्स ऑफ द टारगेट कंपनी सिचुएटेड लिस्टेड एंड स्टॉक एक्सचेंज पब्लिश द सच व्हाट इंफॉर्मेशन टू पब्लिक, डिसैमिनेट कर देगा स्टॉक एक्सचेंज को भी, आपको डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट का डिटेल सेंड कर देना साथ के साथ में, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज याद रखिएगा ये भाई साहब अपना डिटेल जो पब्लिक अनाउंसमेंट है इसका डिसैमिनेशन पब्लिकेशन अपना वेबसाइट पे करेगा ताकि पब्लिक भी अवेयर हो जाए। अब तुम चाहो तो उसका शॉर्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसको इस तरह से कर देता हूं एक बार ताकि आपके लिए इजी हो जाए लेना। आई होप ये क्लियर होगा, आई होप हमने लिया होगा ऐसे। फिर इसके बाद आपको यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि स्क्रीन छोटी ना आए आपके लिए। आई होप ये भी कवर कर लिया होगा, एंड ये छोटी सी बात और कवर कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसलिए कह रहा हूं ताकि आप लोगों के लिए क्विकली रिकैप हो जाए। अब ये बातें हमने सारी की सारी है ना, ये सारा का सारा मैंने इधर आपको समझा दिया इसके अंदर ही, इसलिए आपसे कह रहा था कि आपको क्विकली और इजीली ग्रैब होगा। अच्छा, अब ये बात आता है यहाँ पे प्राइजेस वाला, भाई ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, किसी को वो नहीं पता हो, ठीक है कि सर इसके मेथड्स कैसे प्राइस कैलकुलेशन के, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्राइजेस के लिए। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, जस्ट सिंपली रीड इट। अगर लगता है कि सर ये मेथड मुझे समझ में नहीं आया, अभी क्लासेस चल रहा है लगातार बता रहा हूँ ना प्राइस कैलकुलेशन के लिए, बैक में भी सिखाए थे मेथड्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एक बार देखिए, अगर नहीं आता है तो फिर आप पूछ सकते हैं मेरे से अलग से, ठीक है। आइए लेटर ऑफर देखते हैं फटाफट से। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा भाई, देखो ध्यान से देखो, आ जाओ, देखो 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 देखो, कहता है ड्राफ्ट लेटर ऑफर। ड्राफ्ट लेटर ऑफर किस किस को जाएगा, सेबी को भेजिएगा, टारगेट कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में भेजेगा और सभी स्टॉक एक्सचेंज को भेजेगा। क्या, ड्राफ्ट ऑफर लेटर। भैया तुम अभी ना पहले ड्राफ्ट प्रिपेयर करो और सेबी को टारगेट कंपनी रजिस्टर ऑफिस पे प्लस और सेक्शंस को भेजिएगा। बोलो सर भेज देंगे, कोई इशू नहीं है सर। अब देखो फिर 2-3 बातें साथ बोल रहा हूं, ध्यान सुनना। सेंड लेटर ऑफर टू शेयर होल्डर्स ऑफ टारगेट कंपनी। अब ये क्या कह रहा है, इसके लिए क्या देखना पड़ेगा, कहता है एज देयर नेम अपीयर्स इन आरओएम, रजिस्टर ऑफ मेंबर में जिस तरह से उनका नेम शो कर रहा होगा उसके अकॉर्डिंग। इसलिए हम देखते हैं आइडेंटिफाइड डेट। आइडेंटिफाइड डेट का मतलब उस डेट पर जिस डेट पर हम ये फाइंड आउट करेंगे बेसिकली कि आरओएम में किन किन शोल्डर्स का नेम है, क्योंकि वो एलिजिबल माने जाएंगे फॉर दिस पर्पस। फिर कहता है विद इन 7 वर्किंग डेज ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द कमेंट ऑफ द सेबी ऑफ 15 वर्किंग डेज। 2 बातें इंपॉर्टेंट है, देखो सेबी को जैसे आप ड्राफ्ट लेटर ऑफर फाइल करते हो ना, सेबी को 15 दिन के अंदर अंदर कमेंट देना पड़ता है अपना।
अगर सेबी 15 दिन के अंदर कमेंट दे देता है, मान लीजिएगा आपने आज फाइल किया और 10 दिन बाद ही सेबी ने कमेंट दे दिया अपने और आपने उस कमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस कर लिए, वहां से आपको 7 डेज का टाइम मिलता है मैक्सिमम। विद इन 7 डेज का मतलब यहाँ पे कह रहा हूं मैक्सिमम 7 डेज का टाइम मिलता है कि आप लेटर, जी हाँ, लेटर ऑफर आप शेयर होल्डर्स को भेज दें जिनका नेम आर में मेंशन। लेकिन अगर मान लीजिएगा सेबी ने 15 वर्किंग डेज के अंदर आपको कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, मतलब सेबी ने आपको जवाब ही नहीं दिया, आपने ड्राफ्ट लेटर ऑफर फाइल किया, सेबी ने कुछ कहा ही नहीं, अब क्या करूं, तो बोलता है जी अभी इंतजार नहीं करना है, 15 डेज अगर एक्सपायर हो गए और कोई जवाब नहीं आया सेबी की तरफ से, तो वहीं से 7 डेज का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। वहीं से 7 डेज के अंदर अंदर आपको लेटर ऑफर भेज देना है शेयर होल्डर्स ऑफ टारगेट कंपनी। अच्छा, एक बात और मैंने यहां पे ऐड कर दी आपकी नॉलेज के लिए, upward revision of offer price may be made by acquirer prior to the commencement of last 1 working day before the commencement of tendering period. Before commencement tendering period मतलब सर क्या है भाई, देखो क्या होता है ना, एक्वायरर का तो मेन इंटेंशन क्या है, एक्वायरर का मेन इंटेंशन है कि जो उसकी इंटेंशन है, मान लीजिएगा मैक्सिमम उसे शेयर्स मिल जाए, मैक्सिमम शेयर्स या वोटिंग राइट्स मिल जाए। अब वो चाहता है कि उसने, मान लीजिएगा अज्यूम कीजिएगा बार, हमने जो भी मेथड पहले डिस्कस किए उस मेथड के अकॉर्डिंग शेयर का प्राइस मान लीजिएगा 700 पर शेयर वो पे करने के लिए तैयार है, 700 रुपीज पर शेयर, ठीक है, 700 रुपीज पर शेयर देने को तैयार है। लेकिन अगर उसको लगता है कि वो और भी रिवाइज कर सकता है, याद रखिएगा आप आगे जा सकते हैं, नीचे नहीं जाएंगे, 700 से कम नहीं होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, अपवर्ड पॉसिबल है। तो उसने कहा कि भाई मैं 750 पर शेयर प्राइस पे करूंगा। लेकिन ये जो डिसाइड करना है ना, ये खेलना नहीं है, ये खेल कार्यक्रम जो है आपको लास्ट 1 वर्किंग डे बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ टेंडरिंग पीरियड। टेंडरिंग पीरियड का मतलब है कि ड्यूरिंग द पीरियड इन विच द शेयर होल्डर्स ऑफ द टारगेट कंपनी विल पुट देयर शेयर्स फॉर सेल पर्पस, कि भैया तू ले जा, हम तो एक्वायरर शेयर ले जा, हम तो दे रहे हैं। तो ये जो आपका जो टेंडरिंग पीरियड है, इसके एक दिन से पहले तक, लास्ट बिफोर 1 वर्किंग डेज, कब कह रहा है, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द टेंडरिंग पीरियड। तो भाई यहां पर तो वो अपवर्ड रिवीजन कर सकता है, याद रखिए छोटी सी बात है, अपवर्ड रिवीजन पॉसिबल है, कम मत कर लेना, जो आ गया वो तो आ ही गया, ठीक है। ऑलराइट, लेटर ऑफर वाला बात क्लियर होगा उम्मीद कर रहा हूं। आओ देखो, ध्यान से देखते रहो। Acquire to the merchant banker within 5 working days from the date of the detailed public announcement, file with the SEBI a draft letter offer and information जो होगी वो of course along with the special information with the non-refundable fees, ठीक है सर। And manager to open offer shall provide, सर कैसे जाएगी, by way of bank check or demand to the payable to the Mumbai in favor of SEBI जाती है यार ये तो। Manager to open offer shall provide a soft copy of the public announcement, daily public announcement, letter offer to SEBI and upload the SEBI website. SEBI अपना वेबसाइट पे अपलोड करेगा, मतलब सॉफ्ट कॉपी भी दिया जाएगा, डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट का भी और डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट का भी, याद रहेगा। Now, SEBI shall give its comments of draft of a letter as possible, not later than 15 working days of the rest of the letter offer, and if no comment being issued by the SEBI, it deemed that they be, of course, सेबी को ऑब्जेक्शन नहीं, 15 दिन के टाइम है, सेबी जवाब दे सकते हैं तो 15 दिन में दीजिएगा, अदरवाइज इसे डीम्ड मान लिया जाएगा। ऑलराइट, एस्क्रो अकाउंट मेरे बच्चों, मैंने तो मैं भी कराया है, एस्क्रो अकाउंट तुम्हें आता होगा, किसी को लग रहा हो सर मैंने नहीं पढ़ा, तो अब भी रिसेंट क्लासेस के अंदर भी डिस्कस किया हुआ है, चैप्टर नंबर 19 सेक्रेटरी कंप्लायंस में डीडी के अंदर डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, और ये ऑलमोस्ट इसके कॉन्सेप्ट जो मिलते जुलते हैं वो आपके बायबैक से भी हैं, तो याद रखिएगा वो भी हमने डिस्कस किया हुआ चैप्टर नंबर 1 ऑफ दिस बुक। तो किसी ने नहीं पढ़ा तो भाई पढ़ो, पूछ सकते हो, पूछ लेना, पर ये यहाँ पर सेम रिपीट नहीं कर रहा हूँ मैं, इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जिन बच्चों ने यार देखो लगातार क्लास अटेंड कर रहे हैं, मैं उनका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वो बेचारे क्यों बार बार पढ़े की बात को, उन्हें आगे जो चीज पढ़नी है वो पढ़े, ठीक है। चलो आ जाओ, अब एक इंपॉर्टेंट बात और यहाँ पे ऐड करवानी है, तो यहाँ पे कह रहा है अदर प्रोसीजर से कुछ बातें मैंने पहले ही आपको बता दी हैं, यहाँ पे आ जाओ। अब देखो इंपॉर्टेंट है, बात छोटी सी भी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, कहता है एक्वायरर शैल डिस्क्लोज ड्यूरिंग द ऑफर पीरियड एवरी एक्विजिशन मेड बाय द एक्वायरर पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट विद हिम एनी शेयर और ऑफ द टारगेट कंपनी इन सच फॉर्म एज मी प्रिस्क्राइब। क्या कह रहा है, एक्वायर शैल डिस्क्लोज ड्यूरिंग द ऑफर पीरियड एवरी एक्विजिशन ड्यूरिंग द ऑफर पीरियड, किसी भी तरह का एक्विजिशन कर रहा है डिस्क्लोज कर भाई,
to each of the stock exchanges on which the shares of the target company are listed to the target company and its registered office of the target company within 24 hours of such occasion. The stock exchange shall forthwith immediately disseminate the such information to the public. However, acquirer, ये कुछ बात important है, इसको highlight कर लेना. Acquirer wrong with this. Acquirer, person acting concerned with him, shall not acquire still any shares of the target company during the period between 3 working days prior to the commencement of the tendering period and until the expiry of the tendering period. इस पीरियड के अंदर, मतलब टेंडरिंग ऑफर के स्टार्ट होने से 3 दिन पहले और टेंडरिंग ऑफर खत्म होने तक के पीरियड में नहीं खरीदोगे. लेकिन अगर ऑफर पीरियड जब चल रहा है उस ड्यूरेशन में अगर आप शेयर्स खरीदते हैं, बात याद रखिएगा, तो आपको यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंजेस को प्लस टारगेट कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर विद इन 24 आवर्स इसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा. कितना शेयर खरीदा है और उसका अमाउंट क्या है, डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी. ये इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा. लेकिन चाहे एक्वायरर और पीएससी, आप 3 वर्किंग डेज प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ द टेंडर ऑफर एंड एक्सपायरी ऑफ द टेंडरिंग ऑफर इस पीरियड में नहीं करेंगे. स्टॉकिज्म मैकेनिज्म क्या कह रहा है भैया, जरूरी है. कहता है सेबी फर्दर मैंडेट फॉलोइंग एडिशनल डिस्क्लोजर्स टू मेड टू द डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट एंड लेटर ऑफर. क्या क्या देना पड़ेगा भैया, डिटेल क्या जाएंगी. नेम एंड एड्रेस ऑफ द स्टॉक ब्रोकर्स अपॉइंटेड बाय द एक्वायरर, नेम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज विद द नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल विद एक्विजिशन ऑफ द विंडो अवेलेबल फॉर द डीएससीज, डिजिटल स्टॉक एक्सचेंजेस. डीएससी बनाना पड़ेगा ना, किसी जिस स्टॉक एक्सचेंज से आप यहाँ पर खरीद बेच का खेल खेलेंगे वो डीएससी अपॉइंट करना पड़ेगा. मेथोडोलॉजी ऑफ फॉर प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर, एक्सेप्टेंस, सेटलमेंट ऑफ शेयर्स, डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म एंड फिजिकल फॉर्म. देयर इज आल्सो स्पेशल अकाउंट ओपन विद द क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस. ये जनरल इंफॉर्मेशन है, एग्जाम में आ सकती है बात, ऐसा नहीं है नहीं आ सकती हैं कि क्या क्या आपको मेन कंटेंट्स आपको ध्यान रखने हैं. क्या क्या रहेंगे भाई, नेम ऑफ द एड्रेस ऑफ द स्टॉक ब्रोकर्स, नेम एंड स्टॉक ऑफ द डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंजेस व्हिच हैविंग अ ट्रेडिंग नेशनवाइड ट्रेडिंग टर्मिनल, प्लस मेथोडोलॉजी फॉर प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर, एक्सेप्टेंस एंड सेटलमेंट. ऑलराइट, एंड लास्ट वन इज डिटेल ऑफ द अकाउंट्स, स्पेशल अकाउंट ओपन विद द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन. चलिए, प्री ऑफर एडवर्टीजमेंट. सर प्री ऑफर एडवर्टीजमेंट, प्री ऑफर है, पोस्ट ऑफर नहीं है भाई, प्री ऑफर है, पहली तारीख करनी है सारी. कहता है एक्वायर शैल इशू एडवर्टाइजमेंट ऑफ सच फॉर्म एज मे प्रिस्क्राइब 1 वर्किंग डे बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द टेंडरिंग पीरियड. एक दिन से पहले करना है. शेड्यूल ऑफ द एक्टिविटीज फॉर ओपन ऑफर एंड रिवाइज शेड्यूल, status of the statutory and approvals if any, acquisition tracking the obligation to open offer and unfulfilled condition if any, and procedure for tendering acceptance of material deals as may prescribed. एक क्वेश्चन था यार, कहाँ गया रे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ गया, आ गया. ये एक तो चलो अभी बताते हैं पहले. एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दूं बीच में ही, ठीक है. एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, और भी याद रखिएगा रेगुलेशन 3, 4 सब इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है. मोड ऑफ पेमेंट तो खैर वही चीज आ गया ऑलमोस्ट. मोड ऑफ पेमेंट में देखो हमने वही बात देखा हुआ है, कैसे कैसे कर सकते हैं. कैश है, इशू चेक्स, लिस्टेड शेयर्स ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ एक्वायरर और एनी पर्सन एक्टिंग कंसर्ट इस फॉर्म में दे सकते हैं. बाय इशू और एक्सचेंज और ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड कंपनी सिक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये कह रहा है कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये किए जा सकते हैं, या इनकी कॉम्बिनेशन भी हो सकती है. पेमेंट मोड ऑफ पेमेंट कैसे हो सकता है, ठीक है. ये इसको कॉन्वर्ट ट्रीटमेंट भी क्लियर है एकदम. ये एक बात ध्यान देखो, ये वाला इंपॉर्टेंट चीज है भी. कंप्लीशन ऑफ एक्विजिशन कब मानी जाएगी, अंटिल द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफर पीरियड. सर हो गया नहीं, सुन लो, ये तो बात मैंने बताई थी सीधी आपको. कहता है एक्वायर शैल नॉट कंप्लीट एक्विजिशन ऑफ द शेयर वोटिंग राइट्स और कंट्रोल ओवर टारगेट कंपनी वेदर बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन टू शेयर्स और परचेज ऑफ शेयर्स अट्रैक्टिंग द ऑब्लिगेशन टू मेक एन ओपन ऑफर फॉर द एक्वायरिंग शेयर्स अंटिल द एक्सपायरी ऑफ द ऑफर पीरियड. ऑफर पीरियड से पहले ही अगर मान लीजिएगा एक्विजिशन अपना पर्पस पूरा हो गया, एक्वायर कह रहा है, तो फिर क्या लेने की जरूरत है भाई. जब तक ऑफर पीरियड चल रहा है तक इसको एक्सपायरी नहीं मानेंगे, ठीक है. अब मैं तुम्हें मेनली कह रहा था ये पढ़ाना चाहता हूँ. देखो इन केस द एक्वायर डिपॉजिट्स द एंटायर ऑफ कंसिडरेशन पेबल अंडर द ओपन ऑफर इन कैश इन एस्क्रो अकाउंट अज्यूमिंग फुल एक्सेप्टेंस ऑफ ओपन ऑफर, the parties to the such agreement may after the expiry of the 21 working days from a date of detailed public announcement act upon the agreement, and acquirer may complete the acquisition of shares or voting rights or control over target company as contemplated, provided कि वो 100%, यहाँ पे बोल रहा है एक्वायरर कितना कह रहा है, डिपॉजिट एंटायर कंसिडरेशन
एंटायर कंसिडरेशन क्या, और भी कैसे, इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो क्या मानेंगे, इसे एज्यूम किया जाएगा क्या, एज्यूमिंग फुल एक्सेप्टेंस ऑफ द ओपन ऑफर। एज्यूम करने का मतलब यहाँ पे क्या कि हाँ भाई 100% कर रहा है तो मान लिया जाएगा कि हाँ ये एज्यूम करेगा कि पूरा ऑफर जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है बाय द शेयर होल्डर ऑफ टारगेट कंपनी। कह रहा है द पार्टीज टू दिस एग्रीमेंट में आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 21 डेज 21 वर्किंग डेज from a date of detailed public announcement act upon the agreement and acquirer may complete the acquisition of shares of voting rights or control over the target company as compliance related। तो कितना सर बोला एंटायर तुमने कैश में दे दिया, ठीक है सर, एंटायर कंसिडरेशन द कैश डिपॉजिट कर दिया है, और कहता है जी डीपीए आपने डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट भी कर दिया, बोला हाँ जी। इसका 21 दिन के बाद में आपके बीच में जो भी एग्रीमेंट जो भी हुआ होगा शेयर परचेज एग्रीमेंट, वो उसके डेट के अकॉर्डिंग से कंप्लीशन भी ट्रीट किया जाएगा, प्रोवाइडेड आपने कैश में और पूरा पैसा अपने एस्को अकाउंट में डिपॉजिट किया हो। ठीक है, देखो acquire shall complete the acquisition contracted under any agreement attracting the obligation to make an open offer not later than 26 weeks from the expiry of the offer period. However, in the event of extraordinary and supervening circumstances rendering it impossible to complete such acquisition within such period, the board मतलब यहाँ पे सेबी है, for reason to be published may grant the extension। मतलब सेबी एक्सटेंशन दे सकता है अगर कुछ सुपरवीनिंग या एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस राइज हो गए तब, ओनली इन दैट केस। विड्रॉवल ऑफर ये एग्जाम में आ सकता है, बता दे तुमको, और इसमें तुम पेनल्टी जाके मत ठोक देना, सीधा ही पहले समझ लेना क्या कह रहे हैं, कैसे सर्कमस्टेंसेस होंगे तब विड्रॉवल ऑफर हो जाएगा। वैसे यूजली यू नो व्हाट, विड्रॉ होने का मतलब ही बहुत खतरनाक हो जाता है। खतरनाक का मतलब एक टाइम पर तो अनाउंसमेंट कर दिया, खबर पहुंची, पब्लिक शेयर के प्राइसेस हवा में दौड़ गए, और फिर तुम बोल रहे हो विड्रॉ कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना है, विड्रॉ करने के कुछ नियम हैं जी। आओ देखो ध्यान से देखो। An open offer for acquiring shares once made shall not be withdrawn except under any following circumstances। क्या क्या circumstances होते हैं? पहली बात तो हम अलाउड करेंगे नहीं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तब क्या होगा? Statutory approvals required for open offer or for effecting the acquisition attracting the obligation to make an open offer under these regulations having been finally refused. Subject to such requirements for the approval have been specifically disclosed in the detailed public announcement and the letter of offer। मतलब सर अगर हम क्या करेंगे, स्टैच्यूटरी अप्रूवल्स हमने जैसे मेंशन किया डिटेल्स के अंदर कि यू नो सब्जेक्ट टू जो हम बोले स्टैच्यूटरी अप्रूवल्स, जैसे यहाँ पे लिखा भी है, स्टैच्यूटरी अप्रूवल्स मस्ट बी रिजेक्टेड and anticipation of rejection shall not be ground for withdrawal of open offer। anticipation नहीं होना चाहिए, subject to statutory approvals। open offer किया जा रहा है subject to statutory approvals। सेबी ने कहा नहीं भाई गड़बड़ है, नहीं हो सकता, कोई प्रोविजन की वायलेशन हो रही है अगर करते हैं तो ऐसे केसेस में वो माना जाएगा क्या, विड्रॉवल। तो यहाँ पे स्टैच्यूटरी अगर अप्रूवल रिक्वायर्ड है, इन दैट केस अगर वो फाइनली रिफ्यूज किया गया तो उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। या भैया एक्वायर जो नेचुरल पर्सन था डेथ हो गया, आप क्या कर लोगे, डेथ ही हो गया तो any condition stipulated in the agreement for acquisition attracting the obligation to make an open offer is not made for reason outside the reasonable control of the acquirer and such agreement is rescinded। मतलब अगर एग्रीमेंट ही जो है वो कैंसिल हो गया है बिकॉज कोई कंडीशन है, जो कंडीशन बिकॉज ऑफ दैट कंडीशन जो यू नो जो पर्पस था एग्रीमेंट का वही फुलफिल नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे वर्ड क्या लिख रहा है, कह रहा है कंडीशन स्टिपुलेटेड इन द एग्रीमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ अट्रैक्टिंग द ऑब्लिगेशन टू मेक द ओपन ऑफर इज नॉट मेड फॉर रीजन आउटसाइड द रीजनेबल कंट्रोल। या फिर circumstances as in opinion of the board merit withdrawal। In this case SEBI shall pass a reason order permitting the withdrawal and such order shall be posted by SEBI on its official website। In the event of withdrawal of open offer, acquirer shall through the merchant manager to open offer within 2 working days make an announcement in the same newspaper in which the public announcement of an open offer published, providing that the grounds and reason for withdrawal of the open offer simultaneously with the announcement, inform in writing to SEBI all stock exchanges on which the shares of the target company are listed, and stock exchanges shall forward disseminate such information to public and target company at its registered office। मतलब 2 वर्किंग डेज का टाइम मिलेगा रे, इमीडिएटली आप क्या करेंगे, अनाउंसमेंट की जगह सेम न्यूज़पेपर के अंदर दो खबरी देनी पड़ेगी रे। ठीक है, चलो एक छोटा सा टॉपिक है कंडीशनल ऑफर। कंडीशनल ऑफर का मतलब क्या होता है, इतनी सी बात समझ लो। देखो कहता है एन एक्वायरर मेक एन ऑफर ऑफ कंडीशनल एज टू मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस। अज्यूम करते हैं, चलो डेटा देखो ध्यान सुनना,
ध्यान सुनना, डेटा बता रहे हैं। मान लीजिएगा आपने का ट्रिगर हो जाएगा 25% और मोर पे, ठीक है, तो आपको ट्रिगर होते ही देना पड़ेगा ओपन ऑफर। अब मान लीजिएगा जिस एक्वायरर का इंटेंशन ये है कि मैं ओपन ऑफर देके 26% एक्वायर करना चाहता हूं, कितना 26% होकर ही 51% बनेगा, और तभी तो मेरा कंट्रोल मुझे मिलेगा। मेरा मेन इंटेंशन क्या, कंट्रोल करना, और वो कंट्रोल कब होगा, जब मुझे 26% मिलेगा। अब मान लीजिएगा बेचारे ने खूब पैसा लगा के सारी हिम्मत कर ली और पता लगा खूब पैसा खर्च कर लिया, और भाई साहब को मिला कितना, सिर्फ 24%, मतलब 49% उसकी होल्डिंग हुई आफ्टर सच एक्विजिशन। कहेगा हमें करके फायदा क्या हुआ, हम फिर भी 49 मिनट के पड़े, कंट्रोल तो हमारे हाथ में फिर भी नहीं आया, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर हमारे हाथ में नहीं आई, डिसीजन लेने की पावर हमारे पास पूरी है, क्योंकि कंट्रोल तो हम फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, 49% पे गए। ऐसे में एक्वायर कहेगा जो मेरी इंटेंशन थी, मेरा सपना था, वो तो पूरा हुआ ही नहीं। तो यहां पर एक्वायरर कहेगा हम कंडीशन बता देते हैं पहले, मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस, मतलब अगर मुझे 26% तक मुझे अगर मेरे को मिल जाएगा, मतलब मैं ऑफर करूंगा और 26% तक अगर मुझे टारगेट कंपनी शेयर होल्डर अपना शेयर दे देता है, बेच देता है, तो बढ़िया, नहीं तो भैया हम नहीं लेंगे ऑफर, हम एक भी नहीं लेंगे फिर शेयर। जो 25% तक भी पहुंच रहा था ना, वो भी नहीं लूंगा, वो भी छोड़ दूंगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। देखो 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 देखो, provided that where the open offer is present to an agreement, which such agreement shall contain a condition to that effect that in the event of the desired level of acceptance of the open offer is not received, acquirer shall not acquire any share under the open offer. An agreement attracting the obligation to make the open offer shall send rescinded, cancel मान लिया जाएगा। And where an open offer is made conditional upon the minimum level of acceptance, acquirer and the person acting in concert with him shall not acquire during the offer period any share in the target company except the open offer and the underlying agreement of the sale of shares of the target company pursuant to which open offer is made. In simple words, we can say that अगर आपने कंडीशन ऑफर रख दिया और उसमें का मिनिमम लेवल एक्सेप्टेंस आना चाहिए से 26%, उतना नहीं आया तो आप याद रखिएगा फिर एक भी नहीं लोगे। जो 25% आगे ट्रिगर हो गया था ना, और ट्रिगर होने के बाद 26% तुम खरीदने तैयार हो गए थे कि कम से कम 26% आना चाहिए तब मैं लूंगा। तो बेटा अगर 26 भी नहीं आ रहा है तो वो तो छोड़ोगे, और 25 पे तुम्हारा ट्रिगर हो रहा था वो भी तुम छोड़ दो, फिर याद रहेगा। ऑलराइट, कॉम्पिटिंग ऑफर क्या होता है, सिंपल है रे, अभी तुमको एग्जांपल भी दिया था इसका। क्या बताया था कि जैसे मैंने कहा ए भी एक्वायरर है और बी भी एक्वायरर है, मतलब फर्स्ट एक्वायरर कौन हो गया हमारा, मान लो ए है, वो सी को एक्वायर करने के लिए फर्स्ट पब्लिक अनाउंसमेंट किया, इसी को देखा देखी भाई साहब बी ने भी अपना पब्लिक अनाउंसमेंट कर दिया कि बोले मैं भी आ रहा हूं, मैं भी आ रहा हूं। इसकी केस स्टडी भी हमने डिस्कस की, आपको याद हो तो। हाँ, आपको पता है ना, टाटा स्टील लिमिटेड एशिया का जाइंट बना बिकॉज उसने जब एक बड़ी एक्विजिशन करी एशिया के अंदर, केस स्टडी डिस्कस भी किया हुआ है। वो केस स्टडी वाला आपको मैं क्लास सेंड करूंगा कॉम्पिटिंग ऑफर के लिए, आप उसको जरूर रीड कीजिएगा, ठीक है। इस सेशन को भी मैं यहीं रोक रहा हूं क्योंकि मेरा बच्चा लोगों को मुझे पता है कि और भी सब्जेक्ट कैरी कर रहे हैं और साथ साथ टेस्ट सीरीज भी कर रहे हैं, इसलिए नेक्स्ट क्लास में बाकी का पार्ट देखिएगा। और इस वाले कॉम्पिटिंग ऑफर का आपको केस स्टडी अलग से सेंड करेंगे। सर कहाँ मिलेगा केस स्टडी, NRK9 के व्हाट्सएप पर जाइएगा, वहां आपको अवेलेबल हो जाएगा, स्टेटस पे अवेलेबल हो जाएगा, और कुछ चाहेगा तो अलग से सेपरेटली इसको हम प्रोवाइड कर देंगे। ऑलराइट, लेकिन कोई सा भी टेस्ट मिस मत करो, और आगे का भी सेशन अभी सीखना है हमको वो, लेकिन आगे पार्ट में असम्पशंस है, इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, मिस नहीं करिएगा। गुड बाय, टेक केयर।